जय हिंद साथियों। नमस्कार साथियों। आज आपके बीच आज साइंस का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बायोलॉजी लेकर आपके बीच प्रस्तुत हुए हैं। बायोलॉजी का चैप्टर में है जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण टेक्सोनोमी सब्जेक्ट लेकर आपके बीच प्रस्तुत हुए हैं। साथियों, आज के ये क्लास अच्छे लगे तो आप लोग इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और साथ ही बेल आइकन दबाएंगे। साथ ही आपसे बार बार गुजारिश किया जाता है और गुजारिश करते हैं, यह मिशन ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल आप सबों के लिए है। हम सब उस साथियों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। खासकर आने वाला एग्ज़ाम पीएसएससी, एसएससी जीडी और सक्षमता परीक्षा, इवन जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसकी तैयारी के लिए हर कदम आगे की ओर बढ़ती रहती है और हमेशा आपके साथ है। इसलिए साथी, आपकी प्यार आशीर्वाद के कारण ये चैनल आगे जाएगी। इसलिए आप अपना इस चैनल पर प्यार आशीर्वाद बनाए रखेंगे और जिंदगी की कुछ मूल बातें हैं, एक कंपटीशन तैयारी करने के लिए जो कुछ मूल बातें हैं उससे आप अपने आप को दिमाग में रखे रहेंगे, अपने उस सबकॉन्शियस माइंड में बना कर रखेंगे ताकि आने वाला दिन में आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। लोग कहा जाता है कि चोट खाकर टूटते हैं सिर्फ दर्पण, चोट खाकर टूटते हैं सिर्फ दर्पण, आकृति कभी टूटती नहीं है। आदमी से रूठ जाता हर कोई, आदमी से रूठ जाता हर कोई, समस्या कभी रूठती नहीं। वह समस्या को हल करना ही पड़ेगा, उस समस्या का सलूशन करना पड़ेगा। उस समस्या आपके पास यूं ही नाराज नहीं होगी, आपको सलूशन में पहुंचना होगा। उस सलूशन पहुंचने के लिए आपकी बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म मिशन ऑनलाइन एकेडमी आपके पास है। तो चलिए साथी, समय ज़्यादा नहीं लेते हुए आपके बीच आगे का पहला फर्स्ट क्वेश्चन, जीवों का वर्गीकरण का पहला क्वेश्चन आपके बीच प्रस्तुत हो रही है। आप इसे देखेंगे और सबसे बड़ी बात है अपने साथियों के बीच इसके बारे में जानकारी देंगे ताकि वो भी इससे फायदा उनको हो सकता है। कहता है जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है, कहता है जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। तो जीवों का वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है, अर्थात इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो जीवों का वर्गीकरण उद्देश्य नहीं है, अर्थात 3 आपका इसमें जो उद्देश्य है और एक उद्देश्य आपका नहीं है, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। वो देखिए, तो पहला क्वेश्चन आपको कहता है कि कुछ निश्चित लक्षणों के आधार पर जीवों की पहचान करना। कहता है कुछ निश्चित लक्षणों के आधार पर जीवों की पहचान करना, समरूपता तथा संबंधों के आधार पर प्रजातियों को उचित वर्गों के क्रम में रखना, जीवों के विकासीय परिवर्तन को दर्शाना, भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के नाम दर्शाना। तो जीवों के नाम दर्शाने के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं की आवश्यकता नहीं है, तो यह कहता है उद्देश्य नहीं है। तो जीवों के नाम के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं की उद्देश्य नहीं है, ये आपका आंसर मतलब ये गलत है, अर्थात असत्य है, उद्देश्य नहीं है, इसका आंसर यही होगा। तो 3 ऑप्शन और जो बच गए, कुछ निश्चित लक्षणों के आधार पर जीवों की पहचान करना, कुछ निश्चित लक्षणों के आधार पर जीवों की पहचान करना, ये बिल्कुल सही है। समरूपता तथा संबंधों के आधार पर प्रजातियों को उचित वर्गों के क्रम रखना, ये भी सही है आपका। और जीवों के विकासीय परिवर्तन को दर्शाना, ये भी सही है। 3 उद्देश्य इसका है और एक उद्देश्य आपका नहीं है, एक उद्देश्य आपको इसमें नहीं है। तो कहता है जीवों की शारीरिक संरचना और उनके विशिष्ट लक्षणों, शारीरिक संरचना एवं विशिष्ट लक्षणों, परस्पर समरूपता एवं संबंधों के आधार पर विकासशील परिवर्तन को दर्शाने के लिए जीवों का वैज्ञानिक नामकरण किया गया है, जीवों को वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है।
टेक्सोनोमी किया गया है, इसके लिए लैटिन भाषा में प्रत्येक जीव का नामकरण भी किया गया है। लैटिन भाषा में प्रत्येक जीव का नामकरण भी किया गया है। तो आप जानते हैं कि उनके लैटिन भाषा में उसको नामकरण किया जाए ताकि किस किस आधार पर, तो शारीरिक संरचना के आधार पर कि दुबला है, पतला है, उसकी रहने का स्थिति, उसका बैक कैसा है, उसका उदर कैसा है, उसका हाथ कैसा है, किस वातावरण रहते हैं, मतलब शारीरिक संरचना के आधार पर, उसके विशेष लक्षण के आधार पर और परस्पर समरूपता के आधार पर एवं संबंधों के आधार पर जीवों को क्या करना किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। और इस वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिकों ने उनके लैटिन नाम भी रखा गया है। तो उनका लैटिन नाम भी रखा गया है, न कि भाषाओं के नाम पर, भाषाओं के नाम पर नहीं। तो आंसर आपका क्या होगा इसमें, तो जीवों का वर्गीकरण उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है, भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों का नाम को दर्शाना, ये उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है वर्गीकरण, वर्गीकरण विज्ञान टेक्सोनोमी का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अरस्तु को, कैरोलस लिनियस को, हिप्पोक्रेटस को, व्हिटेकर को। तो कहता है इसमें कह रहा है वर्गीकरण विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान टेक्सोनोमी का जनक किसे कहा गया है? किसको? अरस्तु को, कैरोलस लिनियस को, हिप्पोक्रेटस को, व्हिटेकर को। किसे कहा गया है? तो वर्गीकरण का जनक किसे कहा गया है? वर्गीकरण का जनक किसे कहा गया है? तो वर्गीकरण, फादर ऑफ टेक्सोनोमी, फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसे कहा गया है? फादर ऑफ टेक्सोनोमी कैरोलस लिनियस को कहा गया है। क्या कहा गया है? फादर ऑफ टेक्सोनोमी, फादर ऑफ टेक्सोनोमी, नोमी किसे कहा गया है? लिनियस को कहा गया है। किसे कहा गया है? लिनियस को कहा गया है। ये लिनियस क्या थे? स्वीडन के वैज्ञानिक थे। लिनियस कहाँ थे? इस स्वीडन का वैज्ञानिक थे। स्वीडन का वैज्ञानिक वनस्पति शास्त्र एवं जीव वैज्ञानिक थे। ये कहाँ थे? स्वीडन के थे। कहाँ थे? स्वीडन के थे। स्वीडन के थे। किसका? वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का वैज्ञानिक, वनस्पति विज्ञान एवं किसका था? जंतु विज्ञान का, जंतु विज्ञान के वैज्ञानिक थे। जंतु विज्ञान के वैज्ञानिक थे। ये कहाँ थे? स्वीडन के थे। ये वनस्पति तथा जंतु विज्ञान के वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उन्होंने पुस्तक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक 1758 में, 1758 में इन्होंने जीवों के वैज्ञानिक नाम और उनके वर्गीकरण व्यवस्थित प्रणाली के रूप में लिखे थे। ये जो पुस्तक लिखे थे सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा, इन्होंने क्या पुस्तक लिखे थे? कौन पुस्तक? सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी 1758 ईस्वी में इसने पुस्तक लिखा था। इन्होंने पुस्तक कब लिखा था? 1758 ईस्वी में पुस्तक लिखा था। कौन सा पुस्तक? सिस्टेमा नेचुरी ने पुस्तक लिखा था, जिसमें जीवों का वर्गीकरण की जीव वर्गीकरण का व्यवस्थित प्रणाली के बारे में इन्होंने लिखे थे। किसने? लिनियस ने लिखे थे। जंतु, पादप, खनिज के रूप में क्या किए थे? यानी संपूर्ण प्रकृति को, इन्होंने संपूर्ण प्रकृति को 3 भागों में, संपूर्ण प्रकृति को 3 जगत में बांटा था। इन्होंने संपूर्ण प्रकृति को 3 जगत में बांटा था। किसकी जगत में? जंतु, पादप और खनिज। जंतु, पादप और खनिज, इन्होंने संपूर्ण जगत किसने बांटा था? संपूर्ण जगत को 3 भागों में बांटे थे। किसमें? जंतु में, पादप में और खनिज में। और किसमें? खनिज में इन्होंने 3 भागों में बांटे थे। किस में? जंतु में, पादप में और खनिज में, पूरे खनिज में बांटे थे। तो कहता है टेक्सोनोमी
फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन थे? कैरोलस निकोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने टेक्सोनॉमी के फादर ऑफ टेक्सोनॉमी वर्गीकरण के जनक कौन थे? लीनियस ने थे। अब तीसरा क्वेश्चन है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण किसकी पद्धति है? द्विनाम पद्धति, बहुनाम पद्धति, संघ पद्धति और वर्ग पद्धति। कहता है जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है, कौन सी पद्धति है? कौन सी पद्धति है? द्विनाम पद्धति, बहुनाम पद्धति और संघ पद्धति, वर्ग पद्धति। तो कौन सी पद्धति है? आप थोड़ा देर पहले देखे हैं कि जीवों का वैज्ञानिक नामकरण किनके द्वारा किया गया था, यानी जीवों का वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया था? तो कैरोलस नीलियस के द्वारा किया गया था। ये द्विनाम पद्धति भी उन्हीं के आधार पर किया गया था। द्विनाम पद्धति इसमें किसके नाम पर किया था? इनमें द्विनाम पद्धति। एक कौन क्या होगा इसका आंसर? तो द्विनाम पद्धति होगा। द्विनाम पद्धति पर आधार पर किया जाता है। जैसे कि इसमें लैटिन भाषा में एक विशिष्ट नाम दिया जाता था। लैटिन भाषा में क्या किया जाता था? एक विशिष्ट नाम दिया जाता था, जिसका पहला भाग इस जीव के वंश और दूसरा भाग जाति को व्यक्त करता था। पहला भाग क्या करता था? पहला भाग क्या करता था? पहला भाग जीव का वंश और सेकंड भाग जाति का बोध कराता था। और सेकंड भाग किसका बोध कराता है? जाति का। पहला भाग क्या का है? जीव का, वंश का, और सेकंड भाग किसका है? जाति का व्यक्त कराता था। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है अंग्रेजी में वंश के नाम का पहला अक्षर कैपिटल और जाति का क्या होता है? छोटा। अब कहता है इसमें जब चेंज करते थे तो वंश के पहला नाम क्या था? वंश का। तो वंश का पहला अंग्रेजी लेटर का नाम क्या होता था? कैपिटल, और जाति का स्मॉल। ये वंश का अंग्रेजी लेटर क्या होता है? अंग्रेजी में अंग्रेजी का लेटर ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी का लेटर क्या था? कैपिटल। अंग्रेजी का लेटर कैपिटल और जाति का लेटर स्मॉल है। वंश का पहला लेटर क्या है? कैपिटल, और जाति का लेटर क्या है? स्मॉल है। जैसे क्या अभी बताया जाएगा कि जैसे कि बुद्धिमान मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। तो होमो हो गया वंश, तो होमो क्या लिखेंगे? कैपिटल में HO होमो, और सेपियंस होमो क्या हो गया? वंश। तो होमो का H क्या लिखेंगे? होमो का H लिखेंगे कैपिटल, और सेपियन के S लिखेंगे स्मॉल में। सेपियन के S लिखेंगे स्मॉल में, तो SAPIEN हेमोसेपियन। ये S क्या होगा? स्मॉल में। ये S क्या होगा? स्मॉल में। तो याद रखेंगे, पहला भाग जीव का क्या होता है? वंश होता है। दूसरा भाग क्या है? जाति होता है। इसी को क्या बोलते हैं? द्विनाम पद्धति। अब कहते हैं कि वंश का पहला लेटर अंग्रेजी का क्या होता है? कैपिटल होता था, और जाति का पहला लेटर अंग्रेजी का स्मॉल है। जैसे मानव का, बुद्धिमान मानव को वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। तो होमो का H क्या हो? वंश, तो H कैपिटल होगा, और S का क्या हो? सेपियंस, और स्मॉल ही होता है। आगे आइए, तो आगे क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है? जीवों के वर्गीकरण में आधुनिक प्रणाली की सबसे छोटी इकाई वंश, कुल, जाति, संघ। अब कहते हैं जीवों के वर्गीकरण के आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई इसका क्या है? जाति। इसका सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति। सबसे छोटी इकाई जाति। तो ध्यान दीजिएगा, कहता आधुनिक प्रणाली में
जीवों का वर्गीकरण का ऑर्डर हम लिख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या है, जगत, तब संघ, तब वर्ग, तब गुण। सबसे पहले क्या है, जगत, सबसे पहले जगत, सबसे पहले क्या है, जगत, तब है संघ, पहले क्या है आपका, जगत। पहले ध्यान दीजिएगा, बोर्ड कुछ दिक्कत हो रही है बोर्ड में, तो पहले 1 मिनट। कहते जीवों के वर्गीकरण आधुनिक प्रणाली सबसे छोटी इकाई कौन सी, वंश, कुल, जाति और संघ। तो वंश, कुल, जाति और संघ। तो संघ, तो इसमें सबसे पहले बता रहे हैं आपको, तो आपको इसमें किस भाग में है, तो सबसे बड़ी जाति, सबसे बड़ी जाति में जैसे डिवाइड करेंगे तो सबसे बड़ी आपका हो जाएगा वर्गीकरण में जगत, तब संघ, तब वर्ग, तब गुण। पहले क्या है, जगत, उसके बाद संघ, तो उसके बाद वर्ग, और उसके बाद गुण। पहले किस जगत के, ध्यान दीजिएगा, हम लिख रहे हैं अवरोही क्रम में, अर्थात पहले जगत बड़ा, तब संघ है, तब क्या है, वर्ग है, तब गुण है, तब उसके बाद क्या है, कुल होगा, तब वंश और जाति। तो उसके बाद क्या है, कुल, तब उसके बाद वंश, और उसके बाद जाति, उसके बाद क्या है, जाति, उसके बाद क्या है, जाति। कहते जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई कौन है। तो अब आधुनिक प्रणाली का पास चार्ट है, तो सबसे बड़ा क्या है, जगत, तब संघ, तब वर्ग, किस वर्ग का है, उसमें क्या गुण है, तब किस कुल का है, किस वंश का है, और जाति। तो सबसे छोटी क्या हो गया, सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, जाति हो गई। और सबसे बड़ी इकाई, तो सबसे बड़ी अर्थात सर्वोच्च इकाई इसका क्या हो गया, तो सर्वोच्च इकाई इसका क्या हो गया, इसका जगत, क्या हो गया, जगत। और सबसे छोटी क्या होगा, और छोटी क्या हो गया, सबसे छोटी जाति, सबसे छोटी इकाई क्या हो गया, जाति। तो ध्यान रखेंगे, तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, जाति। अब आगे कहते हैं पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था। कौन सा वैज्ञानिक था, पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था। कैरोलस लीनियस ने, हैकाल ने, कोपलैंड ने, व्हिटर ने। तो पांच जगत वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो अब आप थोड़ा सा वेट करेंगे, तो आप लोग आंसर की वेट कर रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, तो एक एक करके आपको बता रहे हैं। दो जगत का वर्गीकरण दुई नाम पद्धति किसने किया, लीनियस ने। दुई नाम पद्धति किसने किया, आप लीनियस ने। क्या किया था, दुई नाम पद्धति, लीनियस ने दुई नाम पद्धति किया था। लीनियस ने क्या किया था, दुई नाम पद्धति ने। और हेकल ने, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा, हेकल ने क्या किया था, हेकल ने तीन जगत वर्गीकरण किया था। हेकल ने क्या किया था, तीन जगत वर्गीकरण किया था। हेकल ने क्या किया था, तीन जगत वर्गीकरण किया था। उसके बाद कोपलैंड ने, तो कैरोलस लीनियस ने क्या किया था, दुई नाम। हेकल ने तीन जगत वर्गीकरण किया था। उसके बाद चार जगत वर्गीकरण कोपलैंड ने किया था। इसने क्या किया था, चार जगत वर्गीकरण। इसने क्या किया था, चार जगत वर्गीकरण किया था। और व्हिटेकर ने क्या किया, व्हिटेकर ने पांच जगत वर्गीकरण किया था। ये व्हिटेकर ने क्या किया था, पांच जगत वर्गीकरण किया था। व्हिटेकर ने क्या किया, पांच जगत वर्गीकरण किया। अब आपका सवाल है, पांच जगत वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो वैज्ञानिक कौन था, व्हिटेकर ने था। कौन था, व्हिटेकर ने था। अब देखिए, व्हिटेकर ने पांच जगत को किस किस में बांटा था, तो मोनेरा,
प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। इसको मिटाते हैं फिर वो लिखते हैं आपको ये पांचों नाम। तो पांचों नाम आपको लिख रहे हैं। तो कौन कौन था? पहला क्या था? ये हुइटेकर ने कौन कौन किया था? पहला क्या था? पहला आपका पहला बोर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, पहला क्या था आपका? जैसे पहला तो 5 जगत में जो हुइटेकर ने किया था, तो पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा। पहला क्या है? मोनेरा, मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। दूसरा क्या है? प्रोटिस्टा। और पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, और तीसरा तीसरा आपका है पादप, पादप। तीसरा क्या है? पादप। और चौथा आपका है पादप हो गया। चौथा आपका हो जाएगा कवक हो जाएगा। चौथा क्या है? कवक। और पांचवा क्या हो जाएगा? जंतु। पांचवा क्या हो जाएगा? जंतु। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो कहता है 5 जगत वर्गीकरण का, 5 जगत वर्गीकरण का किसने प्रस्तुत किया? तो 5 जगत का हुइटेकर ने प्रस्तुत किया। तो कैलोस निकोलस ने क्या किया था? द्विनाम पद्धति। हेकल ने क्या किया? त्रिनाम जगत का। और कोपलैंड किया 4 जगत किया था। और 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया था? तो हुइटेकर ने किया था, हुइटेकर ने किया था। और 5 जगत कौन कौन है? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, पादप है, कवक है, और अंत में क्या है? जंतु है। इसको क्या किया था? 5 जगत में डिवाइड किया था। इसको 5 जगत में डिवाइड किया था। आइए क्वेश्चन जल्दी जल्दी आ जाते हैं। समझाने में थोड़ा समय लगेगा, चिंता करने की बात नहीं है। जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। जंतु वैज्ञानिक वर्गीकरण क्या कहलाता है? पदानुक्रम, वर्गीकृत, आनुवांशिकी, आकृति विज्ञान। कहता है जंतु एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? विज्ञान की शाखा क्या कहते हैं? तो टेक्सोनोमी कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं, अर्थात टेक्सोनोमी कहते हैं। तो टेक्सोनोमी कहते हैं, टेक्सोनोमी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 7 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 7 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जीव, कौन सा जीव, कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। अब मोनेरा जैसा बताएं तो नील हरित शैवाल, जीवाणु, कवक, माइक्रोप्लाज्मा। कौन सा जगत, कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो मोनेरा जगत में शामिल नहीं है, तो कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो सबसे पहले आप हल्का सा कि मोनेरा जगत में कौन कौन जीव शामिल होता है इसको थोड़ा सा बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा मोनेरा जगत में शामिल है। जीवाणु आपका है, नील हरित शैवाल है, और एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक को मतलब माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा मोनेरा जगत में है। तो सही बात, कौन कौन है? जीवाणु, नील हरित और माइक्रोप्लाज्मा। तो ये क्या है? नील हरित, जीवाणु और माइक्रोप्लाज्मा, ये सब क्या है? मोनेरा जगत में है। ये सब क्या है? मोनेरा जगत में है। ये सब कहाँ है? मोनेरा जगत में है। तो बच गया हाई कौन नहीं? तो हाई कौन नहीं आपका होगा? कवक आपका नहीं होगा। तो कौन नहीं होगा? कवक नहीं होगा। अब देखिए, तो कहता है मोनेरा जगत में एक कोशिकीय, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं। मोनेरा जगत में वो एक कोशिकीय जीव शामिल किए जाते, मोनेरा जगत में एक कोशिकीय जीव क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। और जिसमें केंद्रक का अभाव होता है, जहां पर केंद्रक नहीं होती है। केंद्रक क्या होता है? नहीं होता है। इन जीवों को 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। इन जीवों क्या करते हैं? 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। आर्किया और आरबी बैक्टीरिया कहते हैं। आर्किया और आरबी बैक्टीरिया। अर्थात आप समझ लीजिए छोटी ढंग से कि कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। तो आपको नील हरित शैवाल है,
जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है, लेकिन कवक आपको मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। तो मोनेरा जगत में वही शामिल होता है जो एक कोशिकीय जीवाणु होता है, जो एक कोशिकीय होता है, जो एक कोशिकीय होता है और जिसमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक का अभाव होता है। तो केंद्रक का अभाव होता है, इसमें क्या हो गया, कवक हो गया। अब बताइए विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं, विषाणु किस जगत में किए, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटोजोआ, इनमें से किसी नहीं। तो विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं, तो विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं, तो विषाणु क्या है, वायरस जो है अति सूक्ष्म एवं अकोशिकीय संरचना वाले न्यूक्लियो प्रोटीन है। विषाणु जो है क्या है, अति सूक्ष्म अकोशिकीय नॉन सेलुलर अकोशिकीय संरचना वाले न्यूक्लियो प्रोटीन है। और विषाणु जो है जीवित परपोषी के शरीर में पहुंचकर, ध्यान दीजिएगा, विषाणु जो है जीवित परपोषी के शरीर में पहुंचकर सजीव समान लक्षण प्रदान करता है। और क्या करता है, और क्या करता है, ये इसमें समान करता है, परंतु जो अलग रहता है, मृत रहता है, उसमें निर्जीव अवस्था में रहता है, निर्जीव अवस्था में रहता है। इसलिए विषाणुओं का वर्गीकरण किसी भी जगत में शामिल नहीं किया गया है। विषाणु न तो निर्जीव है और न ही क्या है, सजीव है। विषाणु कौन क्या है, न तो निर्जीव है न ही सजीव है, ओनली ये बीच की कड़ी है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में या किसी जीव जंतु के शरीर में जाता है तो वहां सजीव हो जाता है और बाकी जगह वो क्या होता है, स्वतंत्र रूप से वह निर्जीव रहता है। ध्यान दीजिए फिर से, विषाणु जो है किसी जीव में प्रवेश करता है तो वहां सजीव हो जाता है, और जब अकेला रहता है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है, तो निर्जीव के रूप में रहता है। इसलिए उसको किसी रूप में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए इनमें से कोई नहीं, इसका इनमें से कोई नहीं। अब इसमें कह रहा है कि जीवाणुओं के संबंध में सत्य नहीं है, जीवाणुओं के संबंध में सत्य नहीं है। तो क्या नहीं है, मोनेरा जगत से संबंधित है, एक कोशिकीय जीव है, केंद्रक युक्त है, स्वपोषी है। कहता है जीवाणुओं के जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, जीवाणुओं के संबंध में सत्य नहीं है। तो जीवाणु के संबंध में सत्य नहीं है, तो जीवाणु के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है, इसको बताना है आपको है। तो पहला कहता है मोनेरा जगत से संबंधित है। तो जीवाणु जो है मोनेरा जगत से संबंधित है, यह एक कोशिकीय जीव है। जीवाणु क्या है, ये भी एक कोशिकीय जीव है, और इसमें भी केंद्रक नहीं होती है, इसके भी केंद्रक नहीं होती है। तो कहता है कौन सा सत्य नहीं है, तो मोनेरा जगत से क्या है, संबंधित है, और इसमें एक कोशिकीय जीव भी है, और इसमें केंद्रक भी होता है, इसमें केंद्रक युक्त है। कहता है सत्य नहीं है। आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कहता है सत्य नहीं है, तो आप मोनेरा जगत से संबंधित है और यह एक कोशिकीय जीव है, ये भी सत्य है। कहता है इसमें केंद्रक युक्त है, जबकि इसमें केंद्रक युक्त, मोनेरा में केंद्रक रहता ही नहीं है, तो केंद्रक युक्त नहीं है, यही गलत है। और इस क्वेश्चन के लिए ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर होगा। आइए 10 नंबर क्वेश्चन है, कहता है जब तक अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं, शैवाल, विषाणु, माइक्रोप्लाज्मा और कवक। अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु, सबसे छोटी जीवाणु कौन है, अभी तक खोजी गई। तो अभी तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु क्या है, माइक्रोप्लाज्मा। क्या है, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी है। तो माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी है, इसमें कोशिका भित्ति का भी अभाव होता है। माइक्रोप्लाज्मा क्या है, सबसे छोटी है, इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति का भी अभाव होता है। कोशिका भित्ति का अभाव होता है, ये कोशिका भित्ति का भी इसमें क्या होता है, अभाव होता है, कोशिका भित्ति का भी अभाव होता है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कवकों के विषय में असत कथन। कवकों के विषय में असत कथन है, क्या है, कवकों का अध्ययन माइक्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है।
कवक उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति होती है। कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यीस्ट मशरूम कवक के उदाहरण है। कहता है कवक के विषय में असत कथन बताइए, असत कथन बताइए, बाकी कथन क्या है, सही है, और असत कथन बताइए, असत कथन बताइए क्या होगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, तो कहता है कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। कवक उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति होती है, ये भी सही आपका है। कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट हरित लवक नहीं होती है, तो ये आपका ये आंसर नहीं होगा। तो ईस्ट एवं मशरूम कवक के उदाहरण है, ये भी आपका सही है। तो कहता है कौन सा कथन असत है, तो आपका सी नंबर क्या हो गया, असत हो गया। इसके लिए सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, इसके लिए सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब कहता है कवकों का प्रयोग किया जाता है, कवकों का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है, खाद्य पदार्थ के रूप में, अल्कोहल निर्माण में, ब्रेड बनाने में, उपयुक्त सही में। अब देखिए खाद्य पदार्थ के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में कवकों का निर्माण, कवकों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो कवकों का प्रयोग किस में किया जाता है, खाद्य पदार्थ के रूप में किया ही जाता है, जैसे ब्रेड वगैरह बनाने में किया जाता है, उसके बाद अल्कोहल निर्माण में किया जाता है, और उसके बाद क्या कहता है, जैसे ब्रेड बनाने में खाद्य पदार्थ हो गया, तो उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर आइए, कहते हैं लाइकेन, लाइकेन, लाइकेन के संबंध में असत कथन बताइए, लाइकेन के संबंध में, लाइकेन संबंध में असत कथन बताइए, असत बताना है। कहता है लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है, ये कवक तथा शैवालों के सहजीवन का परिणाम है, अनेक औषधियों के निर्माण में इनका प्रयोग होता है, ये मृदा को हानि पहुंचाता है। तो कहता है लाइकेन के संबंध में असत कथन बताइए, लाइकेन के संबंध में असत कथन बताइए, ये लाइकेन के संबंध में असत कथन बताने के लिए कहता है। तो असत कथन क्या है, लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है, ये भी सही है। ये कवक तथा शैवालों के सहजीवन का परिणाम है, ये भी सही है। अनेक और औषधियों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका औषधियों में प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। ये मृदा को हानि पहुंचाते हैं, ये मृदा को हानि नहीं पहुंचाते हैं, ये क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन 13 नंबर आंसर क्या होगा, असत पूछता है, तो आपका डी नंबर ही आपका आंसर क्या होगा, सही होगा, डी नंबर आपका सही होगा। शैवालों के विषय में सत कथन की पहचान कीजिए, शैवाल के विषय में, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, प्रायः ऐसा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, विश्व का लगभग 75% ऑक्सीजन शैवालों द्वारा किया जाता है, उपयुक्त में से सभी। अब शैवाल के विषय में सत कथन की पहचान कीजिए, शैवाल के संबंध में सत कथन की पहचान कीजिए। तो सत कथन की पहचान, शैवाल जो है पादप जगत का सबसे सरल जीव है, शैवाल जो है पादप जगत का सबसे सरल जीव है, इसको क्या बोलते हैं, पर्णहरित क्लोरोफिल भी कहा जाए, इसे क्या बोलते हैं, पर्णहरित भी कहा जाता है। अब पर्णहरित भी कहा जाता है। तो यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करता है, स्वपोषण, स्वपोषण करता, स्वपोषित होते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है, स्वपोषित होता है। यह जो है शैवाल जो है ताजे जल, समुद्र, आर्द्र मृदा, पेड़, चट्टानों आदि पर पाए जाते हैं। यह बहुत विस्तृत रूप से पाया जाता है। विश्व का लगभग क्या करता है, 75% ऑक्सीजन और शैवाल द्वारा उत्पन्न किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, विश्व का 75% ऑक्सीजन
किसके द्वारा किया जाता है? शैवाल के द्वारा। अब बताए शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है, ये आपका सही है। प्राय प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही है। यह क्या है? स्वपोषित है। यह क्या है? स्वपोषित है। यह क्या है? स्वपोषित है। विश्व का लगभग 75% ऑक्सीजन शैवाल द्वारा प्राप्त किया जाता है, ये बिल्कुल ही भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों कथन सत्य होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। उपरोक्त में से सभी सही। उपरोक्त में से सभी सही। अब आइए लाल सागर, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन आपका है ये। कहते हैं लाल सागर को यह किस नाम या क्यों दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल वर्षा के कारण, विशिष्ट शैवाल की उपस्थिति के कारण, इसकी विशिष्ट अवस्थिति के कारण, इनमें से कोई नहीं। कहते हैं लाल सागर का नाम क्यों पड़ा? लाल सागर का नाम क्यों पड़ा? तो ध्यान दीजिए, लाल सागर नाम लाल सागर क्यों पड़ा? कहते हैं लाल सागर में टाइकोडेसियम एरिथ्रियम ट्राइको, ध्यान दीजिए, टाइकोडेसियम ध्यान दीजिए, बिल्कुल बहुत वर्ड है, आप ध्यान देने बात। क्या कहता है? टाइकोडेसियम एरिथ्रियम एरिथ्रेसम टाइकोडेसियम एरिथ्रेसम नामक नील हरित शैवाल बहुत पाया जाता है। कहाँ? लाल सागर में। लाल सागर में टाइकोडेसियम एरिथ्रेसम शैवाल नामक नील हरित शैवाल बहुत पाया जाता है। ये शैवाल मर जाते हैं। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो सागर समान रूप से नीला हरा जल लाल भूरा प्रतीत होने लगता है। यह क्या होता है? जब ये जो शैवाल जो है मर जाते हैं तो वह क्या होता है? लाल भूरा प्रतीत होने लगता है। इसी कारण से यह समुद्र को लाल सागर समुद्र नाम दिया जाता है। तो किसके आंसर क्या हो जाएगा? विशिष्ट शैवाल की उपस्थिति के कारण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशिष्ट शैवाल की उपस्थिति के कारण। वह विशिष्ट शैवाल है कौन? टाइकोडेसियम एरिथ्रेसम। वह विशिष्ट शैवाल कौन है? टाइकोडेसियम एरिथ्रेसम ये सवाल है, जिसके कारण ये सवाल जब मर जाता है तो वह पानी क्या होता है? लाल और लाल भूरा रंग से प्रतीत होने लगता है, जिस कारण इस समुद्र को लाल सागर कहा जाता है। तो आंसर होगा विशिष्ट शैवाल की उपस्थिति के कारण। विशिष्ट शैवाल की उपस्थिति के कारण। अब कहते पादप जगत के वर्ग हैं थैलोफाइटा, बायोफाइटा, ट्रेकियोफाइट, ये सभी। तो पादप जगत के वर्ग है। पादप जगत के कौन वर्ग हैं? तो पादप जगत के कौन वर्ग हैं? तो पादप जगत के तीनों वर्ग हैं, थैलोफाइटा, बायोफाइटा और ट्रेकियोफाइटा। तो पादप जगत के तीनों वर्ग हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ये सभी आंसर हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा। तो अब कहता है इसमें अब आंसर है थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है। थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है। क्या है? शैवाल, कवक, स्फेगनम और लाइकेन। थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो शामिल नहीं है तो कौन शामिल नहीं है? तो एस्फेगनम आपका शामिल नहीं है। थैलोफाइटा में एस्फेगनम नामक शामिल नहीं है। अतः नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल है नॉन स्टॉक एवं एनाबीज, सरगामस, कारा, लेविनेरिस। कौन सा है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला शैवाल
नहीं है। तो सवाल नहीं है तो कौन नहीं है, तो कौन नहीं आपका है, तो नॉन स्टॉक एवं एनाबीना, नॉन स्टॉक एवं एनाबीना। ए नंबर ऑप्शन होगा इसका। इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए। अब 19वां सवाल है, जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए संवहन पाया जाता है वे किस पादप संघ का अंतर्गत आते हैं। थैलोफाइटा, बायोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा, बायोपेप्सिडा, बायोपेप्सिडा, बायोपेप्सिडा। कहते हैं जिन पदार्थों में भोजन के संवहन के लिए, भोजन और जल के संवहन के लिए संवहन पाया जाता है, संवहन पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो ट्रेकियोफाइटा। इसको क्या बोलते हैं, ट्रेकियोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा इसको क्या बोलते हैं, सी नंबर ट्रेकियोफाइटा। आंसर क्या होगा इसका, सी ट्रेकियोफाइटा। अब बी देखिए 100, टेरिडोफाइटा पादप वर्ग के किस विषय में सत कथन है। टेरिडोफाइटा पादप वर्ग के विषय में कौन सा कथन सत्य है। कहता है ये बीज रहित पादप है, इनमें बीजाणुओं द्वारा प्रजनन होता है, इसका शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित रहता है, उपयुक्त में से सभी। कहता है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के वर्ग विषय कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य है, तो सत्य है, तो बताना है। तो आंसर क्या होगा इसका, ये बीज रहित पादप है, बिल्कुल सही है। इन्हें बीजाणु द्वारा प्रजनन होता है, बीजाणु बीज रहित है तो बीजाणु द्वारा प्रजनन होता है, इसका शरीर जड़, तना, पत्तियों में विभाजित रहता है और उपयुक्त में से सभी। ऐसा आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से सभी होगा, उपयुक्त में से सभी। अब बताए संघ पोरीफेरा, पोरीफेरा के जीवों का विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है, एक विशेषता नहीं है तो बाकी विशेषता उसको होगी। कहता है ये एक कोशिकीय होते हैं, इनमें नाल तंत्र नहीं पाए जाते हैं, इनके शरीर पर कांटे नुमा संरचना होती है, इसके शरीर में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। कहता है इसमें संघ पोरीफेरा के जीव की विशेषता नहीं है, तो नहीं है तो बताना है, जीवों की विशेषता नहीं है तो क्या होगा। तो अब ध्यान दीजिए, कहता है कि संघ पोरीफेरा के जीव अत्यंत साधारण बहुकोशिकीय जीव हैं। यह क्या है, बहुकोशिकीय जीव हैं। यह क्या है, बहुकोशिकीय जीव हैं जिसमें नाल तंत्र पाया जाता है, जिसमें नाल तंत्र पाया जाता है। इसके पूरे शरीर के जल प्रभावित होता है, इसके पूरे शरीर में क्या होता है, जल प्रभावित होता है, प्रवाहित होता है। यह अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार के होते हैं। यह क्या होता है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं, अर्थात दोनों प्रकार के प्रजनन होता है इसमें। इस साइकोन इसका प्रमुख प्रमुख जीव है, इसका साइकोन क्या है, इसका प्रमुख जीव है। तो यह एक कोशिकीय होता है, बिल्कुल सही है। ये एक कोशिकीय होता है, ये क्या है, बिल्कुल आपका क्या कहते हैं विशेषता, यह एक कोशिकीय होता है। यह इसमें यह नहीं होगा, यह क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है। यह क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है, यही विशेषता नहीं है। यह एक कोशिकीय होता है, यह एक कोशिकीय नहीं होता है। इसमें कहता है कौन सा विशेषता नहीं है, यही आपका विशेषता नहीं है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए, और बाकी आपके इसमें होता है। 22 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है सूत्रकृमि किस संघ से संबंधित है। सूत्रकृमि किस संघ से संबंधित है, एनेलिडा, एस्केलिथिस, प्लेटिहल्डिमथिस, आर्थ्रोपोडा। कहता है सूत्रकृमि किस संघ से संबंधित है, तो किस संघ से संबंधित है, तो आपका क्या हो जाएगा, एस्केलिमथिस, एस्केलिमथिस। आंसर होगा बी नंबर, एस्केलिमथिस। आंसर आपका क्या होगा, बी। अब कहता है निम्नलिखित जीवों तथा उनसे संबंधित संघ को सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित जीव और उससे संबंधित संघ को सुमेलित कीजिए, तो कौन जीव किसके किस संघ में आता है। तो साथियों आप देखेंगे, पूरा वीडियो वॉच कीजिए, पूरा समझिए और फिर अपने साथियों को बताएं, पूरा वॉच कीजिए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बताएंगे, निश्चित कमेंट बताएंगे।
और अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा। यदि आपसे सजेशन देना होगा तो निश्चित रूप से आप उसे सजेशन देंगे। आपकी सलाह को सर आंखों में लेते हुए उसमें सुधार करने की गुंजाइश करेंगे और बेटर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग के पास बेस्ट और बेस्ट पहुंचे। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित जीवों का उनसे संघ को सुमेलित कीजिए, उसे संघ को सुमेलित कीजिए। तो आप देखिए, तो केचुआ, केचुआ क्या है? केचुआ कौन होगा? केचुआ हो जाएगा एनेलिडा, केचुआ होगा एनेलिडा, एनेलिडा। उसके बाद मकरी, मकरी कौन है? ऑर्थोपोडा हो जाएगा, आर्थोपोडा मकरी है, आर्थोपोडा। और सीप, सीप क्या होगा? मोलस्का। सीप क्या है? मोलस्का ग्रुप का है। और मेढक क्या है? कॉर्डेटा है। मेढक क्या है? कॉर्डेटा है। तो आप देखिए एक का हो जाएगा 3, एक का हो गया 3, 3 यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। उसके बाद 2 हो जाएगा 1, 2 का यहाँ पर 1 हो गया। अब यहाँ पर 2 का 1 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। तो आप देखिए, अब आपको यहाँ देखिए हल्का सा ऑर्थोपोडा है, ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, पहले एक एक कर ध्यान दीजिए, हल्का कुछ बता रहे हैं इसमें कि ऑर्थोपोडा है, ये ऑर्थोपोडा है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। लगभग इसमें 10 लाख जंतु है, ये सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा है। सबसे जंतु जगत का, जंतु जगत का, जंतु जगत का, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें लगभग 10 लाख जंतु आते हैं। इसमें लगभग कितने आते हैं? लगभग 10 लाख जंतु आते हैं। किसमें? ऑर्थोपोडा में लगभग इसमें 10 लाख जंतु आते हैं। जैसे इसमें मकड़ी हो गया, केकड़ा हो गया, मधुमक्खी हो गया, मच्छर हो गया। इस समय क्या हो जाएगा? मकड़ी, 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 केकड़ा, केकड़ा, मच्छर, मच्छर, मधुमक्खी, 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 इटियासा किसमें आ जाएगा? ऑर्थोपोडा में आ जाएगा। अब मोलस्का ध्यान दीजिएगा। और ये मोलस्का जो है, अकशेरुकी या कशेरुकी दोनों होता है। दोनों जंतु का सबसे बड़ा, ये कशेरुकी और अकशेरुकी जंतु का सबसे बड़ा संघ रहता है। इसमें क्या क्या आ जाएगा? सीप आ जाएगा, ऑक्टोपस आ जाता है। इसमें क्या होता है? सीप आ जाता है और ऑक्टोपस सब आता है। इसमें सीप आता है और ऑक्टोपस आता है इसमें। अब आपका इसमें क्या है? एनेलिडा जो है, ये जो एनेलिडा जो है, इसमें एक लिंगी होता है। एनेलिडा क्या होता है? एक लिंगी तथा एनेलिडा एक लिंगी तथा उभयलिंगी दोनों होता है। एनेलिडा क्या होता है? एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों होता है। जैसे एनेलिडा वगैरह में क्या होता है? केचुआ आ जाता है, केचुआ आ जाता है। अब है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में यह जीव जो है शरीर के अंतर्गत क्या होता है? पूर्ण विकसित होते हैं। यह क्या होता है? इसका शरीर पूर्ण रूप से विकसित होता है। या किसी न किसी अवस्था में एक पृष्ठ रज्जु होता है इसके अंदर। जैसे इसमें आता है मेढक, मछली, मनुष्य। इसमें कॉर्डेटा में भी क्या क्या आता है? मेढक आता है, मेढक आता है, मेढक आता है, मछली आता है, मछली आता है, और मनुष्य भी इसी ग्रुप में आता है। मनुष्य भी कॉर्डेटा ही ग्रुप में आता है। कॉर्डेटा संघ में ही मनुष्य भी आता है। कॉर्डेटा संघ में ही मनुष्य आता है। अब आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है संघ सिलिटेटा के जीवों का सर्वप्रमुख लक्षण क्या है? विभिन्न अंग तंत्रों की उपस्थिति, एक कोशिकीय होना, शरीर में अंतर गुहा की उपस्थिति, मस्तिष्क की उपस्थिति। कहता है संघ सिलिटेटा का प्रमुख जीवों का प्रमुख लक्षण क्या है? इसका जीवों का प्रमुख लक्षण क्या है? इसके शरीर में अंतर गुहा की उपस्थिति होता है। इसके शरीर में अंतर गुहा की उपस्थिति होता है। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या होगा? अंतर गुहा की उपस्थिति होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, अकशेरुकी तथा कशेरुकी नामक दो वर्गों में
विभाजित होता है संघ मोलस्का, संघ कॉर्डेटा, संघ प्रोटोजोआ और संघ सिलेंडेटा। तो कहता और एक कोशिकीय, अकोशिकीय और अकोशिकीय और अकशेरुकी तथा कशेरुकी नाम की दो वर्गों में विभाजित होता है, दो वर्गों के रूप में विभाजित होता है। कौन सा होता है ये, कौन सा विभाजित होता है, तो कौन होता है, तो ये क्या होगा, तो संघ कॉर्डेटा, संघ कॉर्डेटा, संघ कॉर्डेटा, जिसमें कौन कौन आता है, कौन कौन आता है, मेढक आता है, मछली आता है और मनुष्य आता है। तो इस टीसी ये सब कॉर्डेटा के संघ के अंतर्गत आता है। कहता अनियत तापी जंतुओं कोल्ड ब्लोडेड एनिमल्स की श्रेणी में आते हैं। अनियत तापी, ध्यान दीजिए, अनियत तापी जंतुओं की श्रेणी में कौन आता है, मत्स्य, मछली, उभयचर, सरीसृप और उपयुक्त, इसमें सभी में अनियत तापी। अनियत तापी किसके अंतर्गत आता है, अनियत तापी जो है, अनियत तापी किसको कहते हैं पहले समझ लीजिए। तो कहता है ऐसे जंतु जो वातावरण में, ऐसे जंतु जो वातावरण के ताप के अनुसार अपने शरीर का ताप क्या करता है, नियंत्रित कर लेता है, इसे अनियत तापी कहते हैं, अनियत तापी कहते हैं। ऐसा जीव जो वातावरण के अनुसार अपने शरीर के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित कर लेता है, इसको अनियत तापी जंतु कहते हैं। इसके अंदर उभयचर, मत्स्य, सरीसृप वर्ग के शामिल किया जाता है। अब दूसरे तरफ देखिए, इसके उल्टा में जिन जंतुओं के शरीर का ताप निश्चित रहता है तो वह नियत तापी जंतु कहते हैं। जैसे पक्षी हो गया और स्तनधारी जंतु हो गया, पक्षी हो गया और स्तनधारी हो गया। तो पक्षी हो गया पक्षी और स्तनधारी, पक्षी हो गया और स्तनधारी। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मत्स्य भी अपने शरीर टेम्परेचर को वातावरण अनुसार कर लेता है। उभयचर यदि जल में रहेगा तो उस हिसाब से टेम्परेचर परिवर्तन कर लेगा, थल में रहेगा उस हिसाब से परिवर्तन कर लेगा, सरीसृप भी अपने बॉडी को टेम्परेचर परिवर्तन कर लेता है। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, सभी, उपयुक्त में से सभी। मनुष्य क्या है, नियत तापी जंतु है, अपने शरीर को टेम्परेचर को क्या कर सकता है, नियंत्रण नहीं कर सकता है। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बुखार हो गया, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ठंडा लग गया, तो ये कोल्ड हो जाता है। इसलिए मनुष्य क्या है, नियत तापी है। कहते हैं मछली का वाताशय एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है, तो सहायक श्वसन अंग के रूप में, द्रव अस्थैकिक अंग के रूप में, सहायक श्वसन अंग और द्रव अस्थैकिक अंग के दोनों के रूप में, श्वसन अंग के रूप में मछली का वाताशय किस रूप में काम करता है, मछली का वाताशय किस रूप में काम करता है। तो मछली का वाताशय जो है एयर ब्लैडर एक सहायक श्वसन अंग के रूप में काम करता है। क्या करता है, एक सहायक श्वसन अंग के रूप में काम करता है, एक सहायक श्वसन अंग के रूप में काम करता है। अब आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 कहता है पक्षी और चमगादड़ दोनों उड़ने में सक्षम होते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षियों से भिन्न है, क्यों? वे 4 पेशों वाला हृदय होने के कारण, मध्यपट डायफ्राम के कारण, पंखों के कारण, मधु मस्तिष्क के कारण, लघु मस्तिष्क के कारण। तो किस कारण होता है, इसमें? तो चमगादड़ मनुष्यों की तरह, चमगादड़ में क्या होता है, मनुष्य की तरह मध्यपट पाया जाता है, और पक्षी में इसके स्थान पर वायुकोश होता है। पक्षी में इसके स्थान पर क्या होता है, चमगादड़ में मध्यपट होता है डायफ्राम के कारण, और पक्षियों में इसमें इसकी जगह पर क्या होता है, पक्षियों में वायुकोश होता है, पक्षी में वायुकोश होता है और चमगादड़ मध्यपट होता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर हो जाएगा आपका बी। अब भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पहले भारत के राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु नाम क्या है, बाघ। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, एलिपेस इंडिकस
और बोस डोमिस्टक। कहता है भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम है। तो भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस है। और बाघों के संरक्षण के लिए 1973 ईस्वी में क्या किया जाता है? इसका 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। इसके संरक्षण में क्या किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत किया जाएगा। तो बाघों का संरक्षण के लिए बाघ वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस है। पैंथेरा टाइग्रिस है वैज्ञानिक नाम। इसकी वैज्ञानिक नाम कहता है शीत ऋतु में पशुओं को प्रसूति काल को क्या कहा जाता है? शीत ऋतुओं के पशुओं का प्रसूति काल क्या कहता है? एस्टिवेशन, सीजन वेरिएशन, टाइबरनेशन, म्यूटेशन। कहता है शीत ऋतु में पशुओं का प्रसूति काल क्या कहा जाता है? किसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। इसको क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? हाइबरनेशन। कहता है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव क्या है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव यस्ट है, कोलेरपा, टैक्सीफिलिया है, एजेटोबैक्स है, अमीबा है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय क्या है? एजेटोबैक्टर सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। लगभग इसकी क्या होगा? 6 इंच से क्या होता है? 12 इंच। 6 इंच से 12 इंच तक वृद्धि कर सकती है। यह क्या होता है? यह 6 से 12 इंच तक क्या करता है? वृद्धि कर सकती है। सबसे बड़ा ये है। अब इसमें कहता है 32 नंबर में जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? जल युक्त पैर है, चौड़े पंख है, लंबी चोंच है, पंखों वाली उंगलियां है। जल में तैरने वाले पक्षियों की क्या विशेषता है? तो इसमें क्या होता है? तो जाल युक्त पैर होता है। जाल युक्त पैर होता है। जाल युक्त क्या होता है? इसमें पैर होता है। क्या होता है? जाल युक्त पैर उसका। जल में तैरने वाले पक्षियों की विशेषता क्या है? जाल युक्त पैर होता है। इसके अंदर क्या होता है? जाल युक्त पैर। 33 नंबर सवाल है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित है? विष रहित है किंग कोबरा, रसेल वाइपर, टाइगर स्नेक, अजगर। विष रहित है। विष रहित है अर्थात इसको विष ही नहीं होता है। विष ग्रंथि नहीं होता है। वेनम ग्लैंड नहीं होता है। वेनोम ग्लैंड नहीं होता है। विष ग्रंथि नहीं होता है। किसमें? अजगर में। किसमें? अजगर में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? ये ऑप्शन में क्या था? अजगर। तो अजगर में नहीं होता है। कहता हुआ अकशेरुकी जंतु जो उभयलिंगी नहीं है, फीता कृमि, हाइड्रा, केचुआ, कॉकरोच। वह अकरेसु जंतु जो उभयलिंगी नहीं है तो कौन है? तो कौन आंसर होगा इसका? आंसर बताइए। आंसर कौन नहीं होगा? तो कॉकरोच उभयलिंगी नहीं है। आंसर क्या होगा? कॉकरोच। क्या आंसर होगा? डी। आंसर क्या होगा आपका? डी होगा। कॉकरोच नहीं होगा। अब देख कॉड निम्नलिखित में किसकी प्रजाति है? कौन सी? कॉड किसकी प्रजाति है? बकरी का, मछली का, फसल का, परवाल, कोरल का। कॉड निम्नलिखित किसकी प्रजाति है? कॉड निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? तो किसकी प्रजाति है? तो किसकी प्रजाति है कॉड? तो कॉड आपको किसकी प्रजाति है बताएंगे। जैसे अटलांटिक कॉड, यह क्या होगा? ये किसकी प्रजाति है? तो मछली की। कॉड किसकी प्रजाति है? तो मछली की। अब आइए कहता है सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान कीजिए।
अब कहते हैं सबसे बड़ा स्थलीय जीव, सबसे बड़ा स्तनधारी, सबसे बड़ा पक्षी, और सबसे बड़ी, सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। तो कहता है सबसे बड़ा स्थलीय जीव क्या हो गया? हाथी। सबसे बड़ा स्तनधारी, स्तनधारी क्या है? नीली व्हेल। और सबसे बड़ा पक्षी तो शुतुरमुर्ग। और सबसे बड़ी कोशिका तो क्या? शुतुरमुर्ग का अंडा। तो शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ा क्या है? स्थलीय जीव क्या है? हाथी। तो एक का तीन इसमें है, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। सबसे बड़ा स्तनधारी क्या है? नीली व्हेल। तो दो का चार, तो दो का चार यहां पर है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। अब आइए 27 नंबर क्वेश्चन आपका, 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन शायद आज का लास्ट सवाल होगा। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहते हैं? निमोलॉजी, हर्पिटोलॉजी, माइलाकोलॉजी और नीथोलॉजी। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अब देखिए लिम्नोलॉजी जो है तालाब, पोखर, झीलों के अध्ययन को, इसको क्या बोलते हैं? तालाब, तालाब, पोखर, पोखर और झील, झील के अध्ययन को, झील के अध्ययन को क्या बोलते हैं? लिम्बोलॉजी कहते हैं, लिम्बोलॉजी कहते हैं। अब क्या है? हर्पिटोलॉजी, हर्पिटोलॉजी जो है उभयचर और सरीसृपों के अध्ययन को, इसको क्या कहते हैं? उभयचर, उभयचर, उभयचर और सरीसृप और सरीसृपों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हर्पिटोलॉजी। और मैलाकोलॉजी, मैलाकोलॉजी जो है मोलस्का संघ के जीवों के अध्ययन को कहते हैं। इसको किसको कहते हैं? मोलस्का, मोलस्का संघ के, मोलस्का संघ के जीवों के अध्ययन को, मोलस्का संघ के जीवों के अध्ययन को, मोलस्का संघ के जीवों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मैलाकोलॉजी। और नीथोलॉजी जो पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं, ये किसे कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को। ये कैसे कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। किसे कहते हैं? पक्षियों का अध्ययन क्या कहते हैं? ऑर्थिनोलॉजी। निमोलॉजी किसे कहते हैं? तालाब, पोखर, झील के अध्ययन कहते हैं। हर्पिटोलॉजी किसे कहते हैं? उभयचर, सरीसृप के अध्ययन कहते हैं। माइलाकोलॉजी किसे कहते हैं? मोलस्का संघ के जीवों के अध्ययन कहते हैं। और ऑर्थिनोलॉजी किसे कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। किसे कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। तो एक दिन हम आप लोग के 15-20 मिनट का छोटी सी वीडियो बनाएंगे अध्ययन पर, किसका अध्ययन किस में किया जाएगा तो बना देंगे, आप उसको देख लीजिए। तो आज की क्लास साथियों, आज जीवों का वर्गीकरण का इम्पोर्टेंट टॉपिक इतना ही तक। और आने वाला दिन में आप लोग इस चैनल को विशेष प्यार और मोहब्बत दे, उस सम्मान करें, ताकि आने वाले समय में आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे से बातें आपको अच्छे अच्छे कंपटीशन तैयारी के लिए आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको होते रहेंगे। इसी साथ आप लोगों को अच्छे दिन की कामना करते हुए थैंक यू, धन्यवाद।